इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। इस तरीके से हमारा पूरा पाषाण काल का जो कालखंड था और उसकी जो जानकारी थी उसे हम लोगों ने देखने की कोशिश की और इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अब मध्य पाषाण काल की ओर बढ़ते हैं। तो मध्य पाषाण काल की जानकारी के लिए अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं मध्य पाषाण काल को। तो मध्य पाषाण काल में हम लोग देखते हैं कि इसका कालखंड क्या है। तो मध्य पाषाण काल की हम लोग बात करें तो मध्य पाषाण काल में इसका कालखंड जो है वो 9000 बीसी से लेकर 4500 बीसी तक है, यानी कि 9000 बीसी से लेकर के 4500 बीसी तक का कालखंड माना गया है मध्य पाषाण काल का। लेकिन यहाँ पर ये जो कालखंड दिया हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है वही कालखंड होगा। इसका अर्थ ये है कि ये जो लिखा हुआ है तो कुछ इतिहासकारों द्वारा इसके आगे का कालखंड भी बताया गया होगा और कुछ के द्वारा इसके पीछे का भी बताया गया होगा। तो इसलिए कालखंड को लेकर के परेशान आप लोगों को नहीं होना है, ये हमेशा इधर उधर होते रहता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो कालखंड हो गया, तो कालखंड इसका माना गया है 9000 बीसी से लेकर 4500 बीसी तक मध्य पाषाण काल का कालखंड माना गया है। अब हम लोग देखेंगे उपवर्गीकरण। मध्य पाषाण काल का उपवर्गीकरण देखेंगे तो मध्य पाषाण काल में किसी तरह का कोई भी उपवर्गीकरण नहीं किया गया है, तो यहाँ पर कोई उपवर्गीकरण नहीं है। साक्ष्य की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो मध्य पाषाण काल में किस तरह के साक्ष्य मौजूद थे, तो साक्ष्य और लिखित पुरातात्विक साक्ष्य ही मौजूद थे। जैसे कि इसके पहले हम लोग पूरा पाषाण काल में देख चुके हैं कि किस तरह के साक्ष्य वहाँ पर मौजूद थे, जैसे कि पुरानी नदी घाटी हो गई, पुरानी झील घाटी हो गई, या फिर कहीं किसी खंडहर के जैसे कि किसी चीज़ के औजार मिले हैं, किसी चीज़ के अवशेष मिले हैं, तो उसी तरह के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और ये सारे के सारे जो साक्ष्य हैं वो अलिखित पुरातात्विक साक्ष्य हैं, यानी कि यहाँ पर लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है, बल्कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं। आगे हम लोग देखते हैं सामग्री। सामग्री की बात करेंगे तो हम लोग एक दूसरे को जोड़ते हुए चलेंगे यहाँ पे। जैसे कि पूरा हम लोग पढ़ तो रहे हैं मध्य पाषाण काल, लेकिन इसको हम पूरा पाषाण काल से जोड़ते हुए चलेंगे कि एक तरफ इसका आपका रिवीजन भी होते जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा कि आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ के हिसाब से यहाँ पर क्या बढ़ा क्या घटा, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी, तो पढ़ने में और ज़्यादा आसानी भी होगी यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सामग्री के तौर पर पूरा पाषाण काल में किस तरह की सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा था। तो पूरा पाषाण काल में तो हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थर का ही उपयोग कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल की ओर बढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग पशु हड्डी और पशु श्रृंग का भी उपयोग करने लगे थे। तो जब हम लोग उसके आगे मध्य पाषाण काल पे हम लोग जब बढ़ेंगे, तो जब मध्य पाषाण काल में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर क्या पत्थरों का उपयोग होगा, तो हाँ पत्थरों का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पशु श्रृंग का भी उपयोग हो रहा है और पशु हड्डियों का भी उपयोग यहाँ पर हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ का उपयोग जैसे पहले होता था वैसे ही अभी भी हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ज़्यादा करके अभी भी यहाँ पर पाषाण का ही उपयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ हमें और देखने को मिलती है उपकरण सामग्री में। तो इन सामग्रियों में एक नई चीज़ क्या देखने को मिली, तो अश्मीभूत काष्ठ हमें देखने को मिलती है। अश्मीभूत काष्ठ यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये तीन चीज़ें पहले की तरह यानी पूरा पाषाण काल में जैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल हम कर रहे थे इन सामग्रियों का, तो मध्य पाषाण काल में भी हम लोग इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल एक नया चीज़ क्या मिला है, तो अश्मीभूत काष्ठ हमें यहाँ पर नया मिला है, इसके सिवा कुछ भी नया नहीं मिला है। और अभी भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पाषाण का ही उपयोग जो है वो अधिक मात्रा में किया जा रहा है। यहाँ तक हो गया पाषाण काल के। अब पाषाण के प्रकारों के बारे में हम लोग देखते हैं कि पाषाण के प्रकार क्या थे वहाँ पर। तो जैसे कि इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग इसको जोड़ करके देखेंगे, तो देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी, बलुआ पत्थर, पेबुल, फ्लिंट, चर्ट और अगेड़ का इस्तेमाल पहले से हो रहा था। तो इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल मध्य पाषाण काल में भी हुआ। किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ, ये सभी प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर होता रहा। लेकिन यहाँ पर 3 नए पत्थर आए, जिसमें जसमर, कॉर्नेलियन और क्रिस्टल, ये 3 तरह के नए पत्थर हमें देखने को मिले।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी और बलुआ, ये 3 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे निम्न पूरा पाषाण काल में। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे तो ये तीनों पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे। मध्य पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक नया पत्थर आया था, तो ये कौन सा था? पेबुल पत्थर था। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि फिर उच्च पूरा पाषाण काल में हमने फ्लिंट, चट और आगेड़, ये तीनों पत्थर के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो अब ये जितने भी पत्थर पूरा पाषाण काल में उपयोग में लाए गए थे वो सभी पत्थर मध्य पाषाण काल में भी अभी उपयोग में थे। इनमें से कोई भी पत्थर उपयोग से बाहर नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे दौर आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे नई नई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होते जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ और नए पत्थर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जसमर, कॉलेनियल और क्रिस्टल, ये 3 तरह के नए पत्थर हमें देखने को मिले यहाँ पर। तो पहले से जो पत्थर चले आ रहे थे उनका उपयोग भी यहाँ पर किया जा रहा था, जैसे कि क्वार्जाइट का प्रयोग किया जा रहा है, कैल्सिडोनी का, बलुआ पत्थर का, पेबुल का, फ्लिंट, चट और आगेड़, इन सभी पत्थरों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। सिर्फ ये 3 नए पत्थर यहाँ पर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। उपकरण और औजारों की अगर हम बात करें, हम लोग बात करें तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में कुछ नए औजार यहाँ पर बढ़े थे। तो पूरा पाषाण काल में हम लोग हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, डिस्क्वाइड कोर, फ्लैंक एंड कोर, स्कैपर, बर्निंग और चीजल बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सारी की सारी जो भी हमें उपकरण और ये औजार हैं, ये सब हमें मध्य पाषाण काल में भी यहाँ पर मिले। मध्य पाषाण काल में इन सब के अलावा क्या कि हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर और डिस्क्वाइड कोर, ये सब हम लोग किसमें यूज कर रहे थे? तो निम्न पूरा पाषाण काल में हम लोग इसका उपयोग कर रहे थे। उसके बाद से फ्लैंक एंड कोर का, तो इसका हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल में उपयोग करने लगे। और उच्च पूरा पाषाण काल में हम लोग स्क्रैपर, बर्निंग और चीजेल या फिर बोरर का इस्तेमाल करने लगे थे। जैसे ही हम इसके आगे बढ़े तो ये सारे औजारों का जो उपयोग है वो मध्य पूरा पाषाण काल में भी चालू था। यानी कि ये जितने भी ये हमारे 8 उपकरण यहाँ पर है, ये 8 उपकरण जो थे यहाँ पर मध्य पाषाण काल में भी ये मौजूद थे यहाँ पर। इसके साथ साथ क्रोड, मैक्रोड के साथ ज्यामितीय आकार के औजार यहाँ पर देखने को मिले हैं। क्रोड, मैक्रोड के साथ में ज्यामितीय आकार के यहाँ पर औजार देखने को मिले हैं। यानी कि अब हम लोग ये समझेंगे कि मध्य पाषाण काल में पत्थरों को तोड़ तोड़कर और उसे ज्यामितीय आकार के हथियार या फिर औजार बनाए गए। ज्यामितीय आकार के हथियार या औजार बनाए गए और इन ज्यामितीय आकार में त्रिभुजाकार, समलंबाकार, अर्धवृत्ताकार, पॉइंटी टाइप और आयताकार, इस तरह के औजार हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि पत्थरों को तोड़ करके और यहाँ पर अब ज्यामितीय आकार के जो औजार हैं या फिर उपकरण हैं वो बनाए जाने लगे थे यहाँ पर। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अब यहाँ पर जैसे निम्न पूरा पाषाण की हम बात करें तो ये जो चारों उपकरण हैं यहाँ पर ये बड़े पत्थरों से बने, लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल आते आते पत्थरों को तोड़कर उसे छोटा करने की कला आदि मानव में आ चुकी थी। तो यही चीज़ जब हम आगे बढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल की ओर बढ़ेंगे, तो हम ये पाएंगे कि मध्य पाषाण काल में अब जो मनुष्य थे तो वो पत्थरों को तोड़ करके और ज्यामितीय आकार के उपकरण बनाने में सक्षम हो गए थे। तो ज्यामितीय आकार के उपकरण यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। मध्य पाषाण काल की तकनीक की अगर हम लोग बात करें तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे ये पूरा पाषाण काल में कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल में कॉक ब्लॉडर और फ्री हैमर का इस्तेमाल किया जा रहा था।
मध्य पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि चॉपर चॉपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था, और उच्च पूरा पाषाण काल में स्टेनॉन फ्लैकिंग, ब्लॉक ऑन ब्लॉक और बायोपोलर रे टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये जितनी भी टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल पूरा पाषाण काल में किया जा रहा था, ये मध्य पाषाण काल में भी सब के सब बरकरार रही। मध्य पाषाण काल में भी इन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा था। मध्य पाषाण काल में भी इन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा था, यानी पूरा पाषाण काल में जो भी तकनीक, जो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में तकनीक का जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सबकी सब मध्य पाषाण काल में भी क्या थी, मौजूद थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक नया तकनीक हमें देखने को मिलता है जिसे हम प्रेशर फ्लोटिंग पेबल टेक्निक या फिर प्रेशर फ्लोटिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से एक नई तकनीक के बारे में हमें जानकारी मिली है। अब इस तकनीक के तहत क्या होता था, प्रेशर फ्लोटिंग पेबल टेक्निक के तहत क्या होता था कि नदियों से जो पत्थर मुलायम होकर के आते थे उन पर दबाव बना करके और उन्हें तोड़ करके, और उससे क्या किया जाता था, इसके पहले हम लोग क्या देखे कि ज्यामितीय आकार दिया जाता था। तो यही था कि पत्थरों पर दबाव बना करके और उसको ज्यामितीय आकार में बनाया जाता था। तो इसका यही इस्तेमाल हुआ करता था। अब हम लोग मध्य पाषाण काल के वातावरण के बारे में देखेंगे कि उस समय वहाँ का वातावरण कैसा था। मध्य पाषाण काल में वातावरण कैसा था, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर हम वातावरण को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उस समय भी सिनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड था। एक अलग चीज़ देखने को मिला कि हम लोग देखे थे कि पूरा पाषाण काल में प्लेस्टोसीन फेज था यहाँ पर, और यहाँ पर होलोसीन फेज आ गया है। बाकी ये दोनों तो सेम है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर पूरा पाषाण काल में सिनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड और प्लेस्टोसीन फेज था, लेकिन मध्य पाषाण काल में हम लोग देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर तो ये हो जाएगा सिनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड और होलोसीन फेज हो जाएगा। होलोसीन फेज का मतलब हुआ कि आज के जैसा वातावरण, यानी कि जैसे आज हम रहते हैं वैसा वातावरण आ गया था वहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कि जब प्लेस्टोसीन फेज था पूरा पाषाण काल में, तो उस समय सूर्य नहीं निकलता था। 6-6 महीने तक सूर्य नहीं निकलता था, 6-6 महीने तक बारिश होते रहती थी। तो अब यहाँ पर सूर्य निकलना प्रारंभ हो गया। जब सूर्य निकलने लगेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ की मोटी चादर जो थी वो अब पिघलना शुरू होगी। जब बर्फ की ये मोटी चादर पिघलना शुरू होगी तो जल स्रोत भी अस्तित्व में आएगा। जब जल स्रोत अस्तित्व में आएगा तो उसके साथ साथ जहाँ की बर्फ पिघलेगी तो वहाँ पर मैदानी भाग होंगे, तो मैदानी भाग भी अस्तित्व में आएगा। जब मैदानी भाग होंगे और जल होगा तब हम देखेंगे कि वहाँ पर घास के मैदान भी होंगे, घास के मैदानों का विकास होगा। और जब इन सभी चीज़ों का विकास हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मनुष्य की गतिविधियाँ भी वहाँ पर बढ़ने लगेगी। मनुष्य अब अपनी गतिविधियों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने लगेगा, उसकी गतिविधियाँ बढ़ने लगेगी। और जब मनुष्य की गतिविधि बढ़ेगी तो इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर छोटे जानवर भी अब अस्तित्व में आने लगे थे। छोटे जानवर भी क्या होने लगे थे, अस्तित्व में आने लगे थे। छोटे जानवर, क्योंकि इसके पहले हम लोग देखे थे कि पूरा पाषाण काल में छोटे जानवरों का अभाव था, छोटे जानवर अस्तित्व में नहीं थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि छोटे जानवर भी अब अस्तित्व में आने लगे थे। तो इस तरह से हम लोग इसका वातावरण देख लिए। मध्य पाषाण काल की जीविका के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मध्य पाषाण काल की जीविका को अगर देखें तो इस समय भी लोग क्या थे कि भोजन संग्राहक थे। इस समय भी मनुष्य क्या था, भोजन संग्राहक था। भोजन संग्राहक था वो, और भोजन संग्राहक में वो क्या क्या भोजन करता था, तो कंदमूल का भोजन करता था। इसके पहले हम लोग देखे थे कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य कंदमूल का भोजन करता था, बड़े जानवरों का करता था और मछलियों का करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में हम लोग देखेंगे तो मध्य पाषाण काल में हम क्या देखेंगे कि कंदमूल का सेवन कर रहा है। बड़े जानवरों का पहले करता था, लेकिन अब छोटे जानवर अस्तित्व में आ गए हैं तो अब छोटे जानवरों का भी वो सेवन कर रहा है। तो बड़े और छोटे जानवरों का सेवन कर रहा है और मछलियों का सेवन कर रहा है यहाँ पे। तो जीविका इनकी क्या थी, ये भोजन संग्राहक थे, ये कंदमूल खाते थे, छोटे और बड़े जानवरों को खाते थे और मछलियों को खाते थे। इसके आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि चित्रकारी का प्रमाण यहाँ पर मिला है।
तो चित्रकारी के प्रमाण की अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल में हम पूरा पाषाण काल में देखे थे कि उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकारी का साक्ष्य हमें मिला था, यानी कि चित्रकारी की शुरुआत उच्च पूरा पाषाण काल में होती है। और वहाँ से हम देखेंगे कि जब उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकारी की शुरुआत होती है तो वहाँ से आगे बढ़ते हुए ये कहाँ तक आती है, मध्य पाषाण काल तक भी चित्रकारी के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में चित्रकारी के साक्ष्य हमें सोहन घाटी, कुरनूल पहाड़ी, संगनकलू, सुंदरगढ़ और चकिया तहसील से हमें चित्रकारी के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अभाव, यानी कि मध्य पाषाण काल में किन किन चीज़ों का अभाव था। तो मध्य पाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि मृदभांड का अभाव था। मृदभांड था यहाँ पर? नहीं, मृदभांड का अभाव था। धातु ज्ञान भी नहीं था। कृषि नहीं था। पशुपालन नहीं था। सामुदायिक जीवन नहीं था। अन्न उत्पादन यहाँ पर होता था? नहीं। लेखन कला बिल्कुल भी नहीं। आवास या फिर बस्ती में लोग रहते थे? नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में किन किन चीज़ों का अभाव है। तो मृदभांड, यानी इन्हें बर्तनों की भी ज़रूरत नहीं है, मृदभांड नहीं है। जब मिट्टी का ही बर्तन नहीं तो धातु का ज्ञान कहाँ से होगा, तो धातु भी नहीं है। कृषि करते थे? नहीं करते थे। पशुपालन करते थे? बिल्कुल भी नहीं करते थे। सामुदायिक जीवन जीते थे? नहीं, सामुदायिक जीवन भी नहीं जीते थे। अन्न उत्पादन, जब कृषि ही नहीं करेंगे तो अन्न उत्पादन कहाँ से करेंगे। लेखन कला तो बिल्कुल भी नहीं थी। और जब सामुदायिक जीवन नहीं था तो आवास या फिर बस्ती इन लोगों के पास में नहीं थी। तो इन सभी चीज़ों का हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में क्या था, अभाव था। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या नई चीज़ें मिली हमें मध्य पाषाण काल में। पाषाण काल में कुछ नई चीज़ों का आगमन भी हुआ। तो मध्य पाषाण काल में कुछ नई चीज़ों के आगमन में हम देखेंगे कि यहाँ पर आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार हुआ। पशु को पालतू बनाने की कोशिश की गई, यानी पशुओं को पालतू ये लोग बनाते नहीं थे, लेकिन पशु को पालतू बनाने की अभी कोशिश की गई है, अभी शुरुआत की गई है। मकान निर्माण की कोशिश की गई है, यानी कि मकान में वो लोग रहते नहीं थे, मकान बनाते नहीं थे, लेकिन मकान निर्माण की भी कोशिश की गई है यहाँ पर। और मानव की नई प्रजाति के बारे में भी यहाँ पर पता लगाया गया है। तो इस तरह से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से नई चीज़ों का आगमन हुआ है, और इसको हम लोग विस्तार में जानेंगे। नए चीज़ों के आगमन को हम विस्तार में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल के प्रमुख जो स्थल हैं उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।